friends, welcome to our channel South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। जैसा हमेशा आपके लिए एक लेक्चर लेकर आता हूँ बढ़िया अपने चैनल की तरफ से, वैसे आज फिर 12th के लिए हमारे पास हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक था, चैप्टर चल रहा था, उसका एक लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ आज, जिससे कि आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर के थोड़ी देर के लिए, कि जिससे आप वीडियो लास्ट तक देख सकें। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल पीसीएमबी है साउथ सिटी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं। अब आपके लिए तो मैथ नहीं होगी क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं बेस्ट फैकल्टी के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। आपके लिए ईयर लॉन्ग हमारा ये सिलेबस चलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। साथ ही साथ आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर के साथ। तो चलिए समय बिना गवाए चालू करते हैं आज का ये लेक्चर शो, और वो होगा हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से जुड़े हुए हमारे हेल्थ के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हम समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जब पहला लेक्चर प्रेजेंट किया तो पहले लेक्चर में आपने देखा कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ के कॉजेस थे, कुछ हिस्टोरिकल आंकड़े देखे, और उसके बाद हम पहुंचे हमारे दूसरे लेक्चर पे, जहां पर हमने कुछ बर्थ कंट्रोल जैसी चीज यानी फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों को समझा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास टेम्परेरी मेथड है, कुछ हमारे पास परमानेंट मेथड है, जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए था जो बच्चे जिनके पास है और जो आप डिजायर नहीं करते कि नहीं मुझे बेबी हो, उनके लिए बर्थ कंट्रोल था। लेकिन कुछ ऐसे भी फैमिलीज हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लिए हमें ये सुविधा देनी पड़ेगी कि अगर वो नॉन फर्टिलाइज्ड कपल हैं, उनके बेबी नहीं है, तो उनके लिए भी हमारे पास सुविधाएं हैं। चलिए आज के लेक्चर में हम जानेंगे आखिर क्या है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या है एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। सबसे पहले चलते हैं, हम बात करते हैं एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बात अगर बर्थ कंट्रोल से भी नहीं बनी तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टर्म यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक साइंटिफिक टर्म है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है एक तरीके से एबॉर्शन, यानी जो एक कॉमन टर्म यूज किया जाता था एबॉर्शन, उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज किया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस का टर्म भी होना चाहिए। हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। चलिए एमटीपी में अगर आगे बढ़े तो पहले इंपॉर्टेंस बताई जाती है क्या है एमटीपी के लिए। तो एमटीपी के लिए जो इंपॉर्टेंस हमारे पास है क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, हालांकि गवर्नमेंट इस चीज को बैन करती है कि एमटीपी नहीं होगी, बहुत रेयर केस में एमटीपी कराएंगे, लेकिन आप सोचें कि नॉर्मल पहुंचे हॉस्पिटल, आप एमटीपी के लिए यानी अबॉर्शन की बात करते हैं, तो वहां पर साफ साफ आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि ये लीगल मेथड नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे एमटीपी से। तो फिर भी साइंटिफिकली बता रहा है कि भाई आपको एमटीपी तब आप यूज करेंगे जब आपने एक प्रेगनेंसीज को कंसीव कर लिया है, अनवांटेड नहीं चाहते थे, या फिर किसी रेप के केस में, या फिर एक अनप्रोटेक्टेड हमने इंटरकोर्स कर लिया है विदाउट एनी बैरियर मेथड, देन आपको एमटीपी की जरूरत पड़ती है। एंड इट इज एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर। अब अगर कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी हो रही है तो वहां पर अगर देख रहे हैं मदर को हार्म हो रहा है, तो उस जगह पर भी हम एमटीपी की हेल्प लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की हेल्प लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन अलग ही करके रखा है मैंने, ये बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे आईएससी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, आईएससी या फिर सीबीएसई, इन दोनों बोर्ड में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, किस ड्यूरेशन तक हमारी एमटीपी सेफ होती है। यानी आप एबॉर्शन कराने की सोच रहे हैं तो किस मंथ तक, भाई 9 मंथ की ड्यूरेशन होता है डिलीवरी का, आप पढ़ चुके हैं मेरे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कह रहा है किस मंथ तक की या किस सेमेस्टर तक की जो प्रेगनेंसी है, वहां पर आप
सुरक्षित है, बच्चा तो चला ही जाएगा, जच्चा सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, मदर सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर पे एमटीपी सेफ होती है क्योंकि उसके बाद बेबी का साइज काफी बड़ा हो जाता है, देन ऐसी कंडीशन पे एमटीपी सेफ नहीं होती है। तो अप टू 12th वीक्स पे ना, 12th वीक्स क्या हो गया, अप टू 12th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर वेरी रिस्की। सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो एबॉर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत रिस्की होता है। तो 12 वीक से कितने हो गए, 3 मंथ तक की एमटीपी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 3 मंथ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए बनता है, ध्यान से अच्छे से देख ले। पहला क्वेश्चन पूरे पेज में, पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम रिलेटेड विद एमटीपीज। अब एमटीपीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली। मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज कह रहा है कि जो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रही है, मेजॉरिटी उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। यार एमटीपी का सही इस्तेमाल उस जगह पे है जिस जगह पर एक बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे आ गया, फीटस में आप देख रहे हैं कि हाँ बच्चे के सही से ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन पे ठीक एमटीपी कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे को धरती पे लाने से अच्छा है कि ठीक है वहीं इसको रिमूव कर दिया जाए। या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर दिखाई पड़ रहा है बच्चे में, ऐसी कंडीशन में एमटीपी करते हैं, या किसी बच्चे के कारण मदर की डेथ होने की खतरा है, ऐसे में एमटीपी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे हम जेंडर का पता लगा करके अगर एमटीपी करते हैं, हमारी इच्छा नहीं है इस बेबी की एमटीपी करते, तो ये गलत है, ये इलीगल है। तो कहते हैं कि मेजॉरिटी इलीगल कामों के लिए एमटीपी यूज की जा रही है। Misuse of amniocentesis test for the fetal sex determination. If the fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for the young mother and fetus. Amniocentesis. Amniocentesis क्या होता है बेटा? मदर के यूट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जहां पर हमारा बेबी के डेड सेल्स पाए जाती हैं, हम वहां पर इंजेक्शन के थ्रू इस फ्लूइड को रिमूव कर लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू। अब इस फ्लूइड में बेबी की डेड सेल्स होती हैं। अब उस डेड सेल से हम बेबी के 23rd पेयर के क्रोमोसोम को देख करके जेंडर का पता लगा सकते हैं। हालांकि एमनियोसेंटेसिस किस लिए होता है? एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट होता है ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए होता है कि जो बेबी है वो जेनेटिक कोई डिसऑर्डर से तो नहीं ग्रसित है। लेकिन अब लोगों ने उसका क्या किया, 23rd पेयर देख लिया, हाँ एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड निकाला, अब वहां पता किया कि भाई सेल के अंदर 23rd पेयर पे एक्स क्रोमोसोम है, दैट्स मीन ये फीमेल बेबी है। और फीमेल बेबी का पता लगा करके लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो याद रखिएगा डेंजरस हो सकता है उस यंग मदर के लिए और फीटस के लिए। एमनियोसेंटेसिस बहुत रेयरली केस में किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। तो ये बेटा भी आपके आईएससी और सीबीएसई का बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड of the fetus is taken to the analyze the fetal cells and dissolved substances. It is used to test the presence of genetic disorder. इस तरह ने बताया, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए पता लगाया जाता है। सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, फीटस की सर्वाइबिलिटी के लिए पता लगाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted the Medical Termination of Pregnancy Act 2017 to reduce illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. इंडिया गवर्नमेंट ने आपके लिए नोट्स के लिए, हालांकि ये नोट्स पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि प्रेगनेंसी बैन है, इलीगल है, अगर वो डॉक्टर के बिना किसी सलाह के हो रहा है। बेबी में कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो शायद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एमटीपी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आप एमटीपी नहीं करा सकते हैं, आज की डेट में बैन। एंड कहता है कि फर्स्ट वीक्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यही बता पाएंगे प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर जो बहुत होंगे, वो भी 12 वीक तक, उसके बाद वो भी नहीं, उनके भी हाथ से चला जाएगा केस। If the pregnancy is between 12 to 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion.
तो बेटा इस तरीके से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे बोर्ड के लिए। सबसे पहला बनेगा एमनियोसेंटेसिस, यह आपसे क्वेश्चन बनेगा क्यों क्या बैन करना सही है एमटीपीस को, तो आपका जवाब होगा यस, बैन करना चाहिए इलीगल चीजों के लिए। एक क्वेश्चन और बना था आपसे, कब तक सेफ होता है एमटीपी, तो 12 वीक्स यानी 3 मंथ तक के एमटीपी सेफ होती है, अदरवाइज फिर मदर और जो बेटा है यानी फीटस है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, आप देख ही रहे हैं कि सिम्टम्स कैसे हैं, देख करके डर लग जाएगा आपको। तो जो हमारी एसटीडीज है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, यानी वो डिसीजेस जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग मीटिंग आपके बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है, वो है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडी। बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई एसटीडी, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि पाना कि हाँ एग्जाम में पास होना है, अच्छी बात है, पास होना है, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन हमें नॉलेज भी गेन करनी है। या आपको पढ़ाया से मिल जाता है कि आपको नॉलेज रहे, आप जान सकें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, तो बेखौफ होकर के आराम से निश्चिंत होकर पढ़ें मेरे साथ एसटीडीज। तो सबसे पहली बात आएगी कि एसटीडीज है क्या। तो हमने ये कहा कि एसटीडीज क्या है। एसटीडीज एक सेक्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर अनसेफ इंटरकोर्स किया जा रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर इन्फेक्टेड हो, या आप अननोन पार्टनर है कोई, आप नहीं पता आपको उसको बीमारी है, उस अननोन पार्टनर से आपको बीमारी फैलेगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं एसटीडीज में। सबसे पहले आपको डिफिनेशन मिलती है जिससे कि आप नोट कर सके, अपने नोट्स को बना सके। पहली डिफिनेशन मिलती है डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेज और कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। वेनरल डिसीज भी कहते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। मेरे भाई याद रखिएगा, ये एब्रीविएशन पूछ सकता है आपसे। तीन चीज है, तीन नाम है। पहला कहता है एसटीडीज, सेकंड वेनरल डिसीजेस, एंड थर्ड आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। तो ये तीन नाम याद रखिएगा, एसटीडीज, वेनरल डिसीजेस वीडी, या आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। एग्जाम्पल में गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल है, बहुत सारे डिसीजेज हैं। ये वायरस से भी हो सकती हैं, फंजाई से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं। हर जगह तो बीमारी का इलाज फैल गया है। आप देखिए कुछ लोगों के सिम्टम्स क्या हैं, देखिए स्किन कैसी हो गई है, बकल कैविटी में टॉन्सिल्स देखिए कैसे, मतलब जरूरी नहीं है कि केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही डैमेज हो आपके। देख लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा बॉडी पे भी इंफेक्शन फैल सकता है, पूरी बॉडी की वाट लग जाती है, समझ लीजिए ऐसे में। तो बहुत सेफली काम करना होगा भाई। देखिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस में सबसे पहला जो ताबड़तोड़ क्वेश्चन आता है, या चार आपको रीजन की बात करें, देखिए क्या है। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है विद इन्फेक्टेड पार्टनर। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि कितने मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड हैं, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें, खासकर बैरियर मेथड यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत बढ़िया। अभी दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा आगे। तो यहाँ पर क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, इससे बचना है। शेयरिंग निडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई ले रहा ड्रग्स, निडल विडल मत लगाइए भाई, सावधान रहिए। ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उस फीटस को भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स से बचते रहे। हालांकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का सबसे जो बड़ा एक कॉज है, वो बड़ा कॉज है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, बहुत बड़ा कॉज है। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग। ये दोनों चीजें जाती हैं हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के लिए, और माना जाता है हेपेटाइटिस एचआईवी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के सिम्टम जल्दी से दिखते नहीं है। लीवर को धीरे 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 खत्म करता है हमारा हेपेटाइटिस बी।
तो except hepatitis B, genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. अगर आपको एड्स है, आप अगर रेगुलर रूटीन चेकअप करा रहे हैं, अगर एड्स पॉजिटिव निकल आता है, HIV पॉजिटिव निकल आता है, तो आपको सही किया जा सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी हो गया है तो नहीं सही किया जा सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, सिम्टम्स देखते हैं। अर्ली सिम्टम किसी भी चीज में होगा, इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड मतलब जैसे पानी निकलना, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगी एक्सेट्रा इन जेनाइटल रीजन। आपके जो जेनाइटल रीजन है वो पेनिस हो सकता है, वो वजाइना हो सकती है, उस जगह पे इचिंग होगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लग जाएगा, स्लाइट पेन होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा। तो ये तो जेनाइटल रीजन पे, तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो हाँ हमें सोचना चाहिए कि एसटीडी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं शायद, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। Absence or less significant early symptoms and the social stigma detail the infection, consult doctor। कह रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शर्म वाले होते हैं और छोटी मोटी दिक्कतों को शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि इस चीज में शर्म नहीं होनी चाहिए, आपके इस बॉडी का बात है। तो पहली बात तो लेस सिग्निफिकेंस होते हैं, थोड़ी बहुत इचिंग हुई आपके जेनाइटल पार्ट्स पे, आपने उसको दुनिया भर की गलत चीजें करके थोड़ा देर के लिए इग्नोर मार दिया, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने घर में किसी से कंसल्ट नहीं किया, और ऐसी कंडीशन में फिर वो चीज बढ़ती जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। This leads to the complications such as pelvic inflammation, inflammatory disease। अब देखिए यहाँ पर एक और मिलता है, अभी लास्ट ईयर सीबीएसई के पेपर में और आईएससी में भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया, खासकर सीबीएसई में एब्रिविएशन के लिए आया था वो एक्सप्लेन फॉर्म पीआईडी, लास्ट ईयर पीआईडी। तो पीआईडी है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज। भाई ये पेल्विक मतलब ये रीजन, हमारा ये पेक्टोरल गर्डिल होती है और नीचे पेल्विक गर्डिल होती है, इसी पेल्विक गर्डिल में हमारे सारे जेनिटल ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो क्या है, पेल्विक पूरा नाम ले लिया उसने, उस पूरे ट्रैक पे इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या बोल दिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, पूरे के पूरे पेल्विक रीजन को ले लिया। क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्टिल बट एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर तक आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे हो सकता है। तो भाई सावधान रहे ऐसी कंडीशन पे, जो मैंने आपको अगले सिम्टम्स बताए, इस सिम्टम्स का ध्यान रखें और सिम्टम्स मिलने पर चीजों को कंसल्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे दूर चल के अब हम समझते हैं प्रिवेंशन क्या है। देखिए प्रिवेंशन के लिए बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है कि इलाज से कहीं ज्यादा परहेज करना चाहिए, और वही परहेज को हम यहाँ पर प्रिवेंशन बोलते हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक मैं आपको ऐसा पढ़ाता आ रहा हूँ जैसे कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को समझा रहा है, और अगर आप भी ऐसे पढ़ेंगे तो चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, चीजें लर्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में सीख रहे हैं, हमें किताब में लिखने के लिए नहीं सीखना है, पहले ये सोच के पढ़ रहे हैं मैं अपने बारे में सीख रहा हूँ कि हमें बचे रहना है। क्या था पहली चीज बताई थी, पहला तो एमटीपीज के बारे में तुमने पढ़ लिया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। अब तुम्हें अच्छे से पता हो, क्या पता है फीमेल्स को कि भाई अगर कभी मेरे ऊपर कंडीशन आती है कि हमें एमटीपी करानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं कि वो तभी होगा जब 12 वीक तक, अप टू 12 वीक, इसके बाद नहीं। तो ये नॉलेज मिली आपको ना एमटीपी की। दूसरा क्या, ये इलीगल है नॉर्मल कंडीशन में, डॉक्टर कहता है तो ठीक है, उसके जो भी पेज पे साइन हो, अलग चीज हो तो ठीक है, प्रेगनेंसी अबॉर्शन कराएं आप, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं। आपने जाना कि हमने, अगर कभी मुझे ये लगता है नहीं मेरे बेबी का मैं जेनेटिक चेकअप करवाना चाहती हूँ तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, आपके यूट्रस से फ्लूइड निकाला जाएगा, वो फ्लूइड निकाल करके उस पे सेल्स को देखा जाएगा। तो जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको लर्न हो जाएंगी अपने आप, कोई लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, हमने स्टडीज उठा लिया कि भाई हम सभी लोगों में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज पाई जाती हैं, हो सकती हैं, आपको उसके पता चले डिसीज कौन कौन सी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्पीज है। फिर हम क्या डिस्कस करते हैं कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं। जब हम अर्ली सिम्टम्स के पास पहुंचे तो पता चला भाई इचिंग है जेनिटल ऑर्गन्स पे, स्वेलिंग आ गई है, या
कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है। फ्लूइड डिस्चार्ज का मतलब ये वाटरी लिप्स में एक तरीके से फ्लूइड डिस्चार्ज होना है थ्रू द योर वजाइना और द पेनिस। तो ये चीजें देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं। किसी दूसरे वाले के अगर आपसे कंसल्ट करता है, भैया ऐसा यार मेरे साथ हो रहा है, तो तुम बड़े हीरो बन गए डॉक्टर बन के, यार ये तुम्हारी जेनेटिक का कुछ प्रॉब्लम है, इसको जो है सही करेगी। आपने इतनी राय दी, काफी बड़ी राय दे दी, वो चला गया डॉक्टर के पास और चीज सही निकलेगी। इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ये समझ के पढ़ें। चलिए प्रिवेंशन की बात करते हैं। अब हमें अपने पेशेंट को बचाना है कि भाई क्या क्या प्रिवेंशन होने चाहिए। अगर हमारा पेशेंट आता है तो हम बात करते हैं, हाँ भाई तुम्हें प्रिवेंशन क्या करना है, क्या प्रिवेंशन करना है। पहला प्रिवेंशन करना है, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। सबसे पहले हमें बात उठानी है कि आप सेक्स को अवॉइड करिए अननोन पार्टनर से या फिर मल्टीपल पार्टनर से। अननोन जिसको आप जानते नहीं, अब सिंपल सी बात है यार, जिसको आप जानते नहीं हैं उसको बीमारी है, हमें क्या पता। आपने तो मजाक मजाक में हो गया। दूसरा मल्टीपल पार्टनर। अब मल्टीपल पार्टनर आप यहाँ वहां कर रहे हैं, किसके किसके पास बीमारी ले ली आपने। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है क्या, अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर से सेक्स अवॉइड करें। ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंडोम लैटेक्स शीट का बना हुआ था, हमने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था। कह रहा ऑलवेज यूज कंडोम्स। कंडोम्स का यूज करें जब भी आप कोइटस करते हैं। तो कोइटस करते समय, कोइटस का मीन होता है मतलब एक फिजिकल प्रोसेस, क्लियर। कह रहा है कि ऑलवेज यूज कंडोम्स, कंडोम्स का यूज करें क्योंकि कंडोम्स आपके जेनाइटल ऑर्गन पे एक कवरिंग शीट तैयार करता है, जिससे अगर सामने वाले की बॉडी कुछ इन्फेक्टेड है तो वो कंडोम उसको जेनाइटल ट्रैक पे नहीं जाने देगा और आप सुरक्षित रहेंगे। पहली बात तो करना ही नहीं है ऐसे, फिर भी आप कंडोम का यूज करिए। ये बर्थ कंट्रोल में भी बेनिफिशियल है और ये एसटीडीज के लिए बेनिफिशियल है, ये रिवर्सिबल है। इसीलिए मैंने लेक्चर में, बर्थ कंट्रोल लेक्चर में आपसे बताया था कि कंडोम क्या है, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इन केस ऑफ डाउट, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment। अब आपको अर्ली डिटेक्शन हो गया है भाई, जल्दी से, आप समझदार हैं, अब आपने पढ़ लिया मेरे से। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि हाँ भाई ये दिक्कत खड़ी हो गई है। यही कारण होता है, ये चीजें काउंसिल हमें पढ़ने के लिए कहती है और टीचर को पढ़ाने के लिए कहती है कि भाई ओपनली आप पढ़ाइए बच्चों को, उनको पता चले इस बारे में। यही तो पढ़ाई करने का फायदा है, अदरवाइज फायदा क्या है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लेके चले आपको एमटीपीज और एसटीडीज के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक था। और हमने एक विकेट और गिराया, और विकेट गिरा किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। लगातार 3 विकेट हम लोग गिरा चुके हैं। सबसे पहला विकेट गिरा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेकंड हम लेके चले गए आपसे, सॉरी पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन हम पहुंचे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, और थर्ड जो विकेट गिरा ये गिरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे आपसे और एक नए चैप्टर के साथ। मिस मत करिएगा क्योंकि नया चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सो प्लीज, मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं किया है तो बाकी जिन्होंने कर लिया तो सो गुड, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेक्चर कंटिन्यूअसली मिलते रहें। तो ठीक है, मुलाकात करते हैं नए लेक्चर पे, तब तक के लिए।